Hi guys, this is Neha Sharma. In today's session we are going to discuss about question number 7. Guys, question number 7 में जो आपको डिटेल्स गिवन है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है, राइट? तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि 3 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में A, B एंड C. A ने पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल लगाई है 2,40,000 की, बी ने लगाई है 1,20,000 की और सी ने लगाई है 40,000 की, राइट? क्वेश्चन के अंदर एडिशनल डिटेल ये भी गिवन है कि फर्म जो है वो कब डिसॉल्व हो रही है, 31 मार्च 2014 को डिसॉल्व हो रही है, ठीक है? तो अब ध्यान से देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर नई बात ये है कि आपको बैलेंस शीट ही गिवन नहीं है. तो बैलेंस शीट ही गिवन नहीं है तो आप एसेट्स या लायबिलिटी की बुक वैल्यू को नहीं पता लगा पाएंगे, ठीक है? आप ध्यान से देखिए, सेकंड डिटेल क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि एसेट्स जो है वो रियलाइज की है 1,64,000 रुपीज की, लेकिन जब तक आपके पास एसेट्स की बुक वैल्यू गिवन नहीं होगी, एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर गिवन नहीं होगी, तब तक आप एसेट्स को बेच नहीं पाएंगे, राइट? तो सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है कि हमारे पास एसेट्स की बुक वैल्यू होनी चाहिए, जो कि हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, तभी हम एसेट्स को बेच पाएंगे. जब तक हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एसेट्स की बुक वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तब तक हम एसेट्स को भी रियलाइज नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है हमारे लिए कि हमें बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है? तो बैलेंस शीट बनेगी किस डेट की बनेगी? क्योंकि जिस डेट पे जो फर्म डिसॉल्व होती है उसी डेट की बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होती थी, उसी डेट की बैलेंस शीट अब आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, ठीक है? तो अब ध्यान से देखिए, जो कैपिटल है जो ए, बी और सी लेके आए थे वो जो है लायबिलिटी का पार्ट होती है. आपको पता है कि जो भी पर्सन या जो भी पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में नोट डाउन की जाती है. तो हम क्या कर लेते हैं, हम बैलेंस शीट बना लेते हैं. किस डेट की बना लेते हैं? 31 मार्च 2014 की जो है बैलेंस शीट बना लेते हैं. और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम क्या लिख देंगे? कैपिटल. किसकी कैपिटल? ए की, बी की और सी की, राइट? अब ध्यान से देखिए, हमने बैलेंस शीट बना ली है, लायबिलिटी और एसेट साइड. जो क्वेश्चन के अंदर आपके पास कैपिटल ओनली कैपिटल ही गिवन है और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. आपने नोट डाउन कर ली कैपिटल, टोटल आपका कितना आ गया? 4 लाख, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, एसेट साइड के अंदर आपका कोई भी बैलेंस गिवन नहीं था, तो हमने क्या निकाल लिया? बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, ठीक है? बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाला? क्योंकि एसेट साइड का टोटल 0 है, लायबिलिटी का टोटल कितना है? 4 लाख. तो 4 लाख में से 0 जाएगा तो कितना आया? 4 लाख रुपीज आया, ठीक है? तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमने क्या कंसिडर किया? यहाँ पे एसेट्स कंसिडर किया. क्लियर गाइस? अब हमारे पास एसेट्स की बुक वैल्यू आ गई है. अब हम एसेट्स को रियलाइज कर पाएंगे, एसेट्स को बेच पाएंगे. तो एसेट का भी टोटल हमारा लायबिलिटी के जैसे ही आ गया. क्लियर? तो बैलेंस शीट अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर तैयार है. अब हम क्या कर सकते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं और कैश अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इसके लिए मैंने क्या किया है गाइस, पहले से ही फॉर्मेट तैयार कर लिया है ताकि पॉइंट टू पॉइंट हम इन अकाउंट्स के अंदर हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते जाएंगे. अगर वो रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड है, रियलाइजेशन में नोट डाउन कर देंगे. पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है, पार्टनर्स कैपिटल में नोट डाउन कर देंगे. कैश अकाउंट से रिलेटेड है तो कैश अकाउंट के अंदर नोट डाउन कर देंगे, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, सेकेंड इन्फॉर्मेशन है एसेट्स रियलाइज की गई, ठीक है? एसेट्स रियलाइज करने से पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एसेट की बुक वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है? एसेट की बुक वैल्यू को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए कि एसेट्स कौन सी एसेट्स हैं. आप इनको सन्ड्री एसेट्स भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? सन्ड्री एसेट्स भी आप इनको बोल सकते हो. तो आपको एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स. सन्ड्री एसेट्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग टाइप की एसेट्स, ठीक है? 4 लाख. क्लियर गाइस? अब आप क्या करेंगे? अब आप एसेट्स को बेच सकते हो. आपने बुक वैल्यू नोट डाउन कर ली, अब आप रियलाइज कर सकते हो. रियलाइज करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है? तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे? बाय कैश. कितने की आपने बेची है? 1,64,000 रुपीज की. बाय
कैश। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखोगे एसेट्स रियलाइज, ताकि आपको ध्यान में रहे 1,64,000 की आपने एसेट्स को रियलाइज किया है। क्लियर गाइस? अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वसूली वह कितने किए गए हैं 4,000 रुपीज। तो एक्सपेंसेस तो पे करने पड़ेंगे, रियलाइजेशन के लिए खर्चा है ये। ठीक है, खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री ये बन गई। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 4,000 रुपीज। क्लियर? टू कैश अकाउंट 4,000 रुपीज। आप ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ताकि आपको ध्यान में रहे कि कौन सी किस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये अमाउंट है कैश की। क्लियर गाइस? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी कैश है और यहाँ पे भी कैश है। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो कैश है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, रियलाइजेशन के डेबिट में आया हो तो कैश अकाउंट में जाएगा, तो किधर आएगा? कैश अकाउंट के क्रेडिट में। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से आया है, तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? 4,000। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड। आप यहाँ भी अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए लिख दो ताकि आपको याद रहेगा। अब देखें, एसेट्स को भी तो आपने बेचा है ना, तो यहाँ पे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, लेकिन कैश अकाउंट में आके क्या हो जाएगा? डेबिट साइड में हो जाएगा। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से आया है, तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखोगे एसेट्स रियलाइज, ताकि आपको याद रहे कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन की अमाउंट है जो कैश अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की गई है। क्लियर? अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि सी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। 3 पार्टनर्स है ना, ए, बी और सी, इसमें से सी इंसॉल्वेंट हो जाता है और उससे क्या होता है, और उससे ₹1 में से 40 पैसे ही रिकवर हो पाते हैं, 40 पैसे ही वसूल हो सके। ठीक है, अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, सी बिकेम इंसॉल्वेंट, सी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40 पैसे इन अ रुपी कुड बी रियलाइज। 40 पैसे मतलब ₹1 में से ओनली 40 पैसे ही सी से रिकवर हो पाए, रियलाइज हो पाए। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ₹1 यहाँ पे ₹1 का मतलब क्या है? टोटल अमाउंट। मतलब इसका मतलब ये है कि उसकी टोटल अमाउंट में से ओनली 40% अमाउंट ही रियलाइज हो सका। ठीक है, टोटल अमाउंट जो होगी, टोटल अमाउंट क्या होगी? जो सी को टोटल अमाउंट पे करनी है पार्टनरशिप फर्म को, उसमें से 40% ही सी से रिकवर हो पाए, 40% ही सी से मिले। ठीक है, तो ये तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जो कुछ भी था वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, और फाइनल हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए कि रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4,04,000 रुपीज। कितना आ रहा है? 4,04,000 रुपीज आ रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो हमारा क्या होगा? लॉस होगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में आप बैलेंसिंग फिगर लिख दो ताकि आपको याद रहे। पार्टनर्स कौन कौन है? ए, बी और सी। ठीक है, 4,04,000 में से आपने 1,64,000 को माइनस किया तो आपका आएगा 2,40,000 रुपीज। कितना आया? 2,40,000 रुपीज। और इसको आप किस रेशो के अंदर डिवाइड करोगे? अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है जब क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होता तो हम इक्वल रेशो लेते हैं। इक्वल रेशो क्या होगा? एबीसी के लिए 3 पार्टनर है तो 1:1:1। ठीक है, तो 1/3 हिस्सा सबको मिल जाएगा। 2,40,000 इंटू 1/3 ए का हिस्सा मिल जाएगा, सबको इक्वली देना है। 3 हिस्सों में बांट दिया बराबर बराबर, तो हमारा कितना आ गया? 80,000 रुपीज। क्लियर गाइस? तो अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल भी
सेम आ गया डेबिट के, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट यहाँ से हो गया है, राइट। अब देखिए आगे जो लॉस होगा, जो रियलाइजेशन का लॉस था पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला गया, राइट। अब ध्यान से देखिए, जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, अब एसेट्स को तो आपने रियलाइजेशन में रिकॉर्ड कर लिया था बैलेंस शीट से, अब बैलेंस शीट की जो कैपिटल है उसको भी तो आप कैपिटल अकाउंट में लिखोगे बाय बैलेंस BD, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है जो कि A, B और C के द्वारा पार्टनरशिप फर्म में लाई गई थी, ठीक है। A कितनी लेके आया था 2,40,000, B कितनी लेके आया है 1,20,000 और C 40,000। तो अब हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का, तो हमने A, B और C जो कैपिटल लेके आए थे वो हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन का जो लॉस था वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इधर क्रेडिट में होता है तो एक साइड डेबिट में आएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा लॉस, ताकि आपको याद रहे कौन सी ट्रांजेक्शन का अमाउंट है ये, ठीक है। तो 80,000, A का भी 80,000, B का 80,000 और C का भी 80,000 रुपीज। क्लियर। अब आगे देखिए ध्यान से, जो C के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। C इंसॉल्वेंट हो गया था और 1 रुपए में से 40 पैसे रिकवर होने का मतलब क्या है कि C की टोटल अमाउंट में से ओनली 40% अमाउंट ही रियलाइज हो पाया, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, पूरी अमाउंट पे ही नहीं कर पाया। टोटल में से 40% ही उसने पे किया। अब ध्यान से देखिए, जो C के हिस्से में कितना लॉस आया था 80,000, जो कि C को पे करना है, लेकिन टोटल अमाउंट उसकी अब क्या हो गई, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ C कितना हुआ 80,000। तो इसका मतलब ये है, सो C को टोटल 80,000 रुपीज फर्म को पे करने हैं, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या हो गई हमारे पास क्वेश्चन में कि C जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो C को कितना पे करना, C को जो है अब कितना पे करना पड़ेगा टोटल अमाउंट। ध्यान से देखिए, 80,000 तो उसका लॉस है जो उसको पे करना है। 80,000 में से 40,000 रुपए वो कैपिटल का लेके आ चुका है फर्म के अंदर, तो इसका मतलब 80,000 में से 40,000 उसका कैपिटल का गया, तो कितना अमाउंट बच गया 40,000 रुपीज बच गया। तो टोटल अमाउंट जो बचा हुआ, टोटल अमाउंट कितना है जो C को पे करना है 40,000 रुपए, ठीक है। क्योंकि देखिए C जो है, जब फर्म स्टार्ट हुई थी वो उसने पूंजी इन्वेस्ट की थी, कैपिटल इन्वेस्ट की थी 40,000 रुपए, ठीक है। तो फर्म क्या करेगी, वो 40,000 उसको वापस नहीं देंगी, वो 40,000 को 80,000 में से काट ले, क्योंकि टोटल C को कितना पे करना है 80,000 रुपए पे करना है। तो 80,000 में से 40,000 रुपए एज अ कैपिटल फर्म के पास आ चुका है, ठीक है। तो वो घटा के कितना अमाउंट हमारा आ गया 40,000 रुपीज। तो अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन है कि टोटल अमाउंट में से C का कितना रिकवर हो पाया है 40% अमाउंट ही रिसीव हो पाया है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमारी रिमेनिंग कितनी बच गई, जो अभी देनी बाकी है C को 40,000 रुपीज, और उसमें से ओनली रिकवर हमारे पास कितना हुआ 40%। तो 40,000 का 40% हमारा कितना आ गया 16,000 रुपीज, ठीक है। तो 16,000 रुपए ही, मतलब 40,000 में से ओनली 16,000 रुपए ही C से रिकवर हो पाए। तो C से रिकवर हो पाए तो कैश में ही तो दिया होगा ना C ने। अब देखो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस के अंदर आया है, डेबिट वर्ड कम्स इन, ठीक है, C का बर्डन कम हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू C के यहाँ से चला गया पैसा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कहाँ पे जाएगा ये वाली ट्रांजैक्शन, कैश में, कैश अकाउंट में भी जाएगा और C के कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कैपिटल अकाउंट में हम लिखते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में आप लिखोगे तो कॉमन चीज तो आ नहीं सकती, अपोजिट में क्या है कैश अकाउंट है, तो क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे आप बाय कैश अकाउंट, लेकिन अमाउंट किसके कॉलम में लिखा जाएगा C के कॉलम में, क्योंकि कौन सी कैपिटल है C की, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। क्लियर। कितना है C का, कितना लेके आया है, कितना रिकवर हुआ 16,000 रुपीज जो है C से रिकवर हो गया। क्लियर। अब ध्यान से देखिए,
ए और बी का कॉलम मैं इसलिए खाली छोड़ रही हूँ, वो मैं आपको भी नेक्स्ट बताऊंगी। अभी आगे देखिए, जो क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है कि गार्नर वर्सेस मर्रे रूल लगाना है आपको या नहीं लगाना। जब आपको क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको क्वेश्चन में इस रूल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और इंसॉल्वेंसी का केस है, इंसॉल्वेंसी का केस तो है ही, क्यों? क्योंकि सी जो है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, ठीक है। तो हम गार्नर वर्सेस मर्रे रूल खुद ही अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन में गिवन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है और क्वेश्चन के अंदर ये गिवन नहीं है कि हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, गार्नर वर्सेस मर्रे का फॉलो करना है या नहीं करना है, तो हम हमेशा गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए और क्या होगा। जो सॉल्वेंट पार्टनर है, सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? ए और बी, ठीक है। उनको क्या करना है? रियलाइजेशन का जो लॉस है वो कैश में लेकर आएंगे। भाई सॉल्वेंट, भाई लॉस तो होगा ना, रियलाइजेशन के, रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाते हो तो लॉस होता है ना, इंसॉल्वेंसी के केस में लॉस तो होगा, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी वजह से लॉस तो होता है, ठीक है। या हमारी जो एसेट्स हैं वो ज्यादा वैल्यू की होती हैं, वो कम वैल्यू पे बिक पाती हैं, तो किसी भी रीजन से वो लॉस हो सकता है रियलाइजेशन का, ठीक है। तो उस लॉस को जो है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है, वो किस में लेके आएंगे? कैश में लेकर आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सॉल्वेंट पार्टनर लॉस ऑन रियलाइजेशन को कैश में लेके आ रहे हैं या कैश में लेके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि क्वेश्चन, तो हम ये एज्यूम करेंगे जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो रियलाइजेशन का जो लॉस है उसको कैश में लेकर आएंगे, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैश में लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे हैं लॉस को, तो आप मानोगे कि सॉल्वेंट पार्टनर जो है रियलाइजेशन का लॉस कैश में लेके आएंगे, ठीक है। तो अब अगर रियलाइजेशन का जो लॉस है, ध्यान से देखो कौन सा लॉस है, ये वाला लॉस, देखो ये वाला लॉस, ठीक है। ए और बी का लॉस है ना 80,000 रुपीज, यही इस वाले लॉस की हम बात कर रहे हैं। तो लॉस लेके आएंगे कैश में, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये मैंने कंपाउंड एंट्री बना दी है, ठीक है। अगर आप अलग अलग एंट्री बनाना चाहते हो तो वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया आपके लिए। ध्यान से देखिए, ए का लॉस कितना था रियलाइजेशन के टाइम पे? 80,000 रुपीज। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आया ना बिजनेस के अंदर, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, इसलिए जो ये एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपीज, ठीक है। ऐसे ही बी का भी रियलाइजेशन का लॉस कितना है हमारा? 80,000 रुपीज, क्लियर। तो ये भी अमाउंट आएगी, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश हमारी एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, क्लियर। तो अब ध्यान से देखिए, आप इस एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं ना अकाउंट्स के अंदर। कैसे करेंगे? कैपिटल, देखो इस एंट्री का जो रिकॉर्ड है वो दो जगह होगा, एक तो कैश अकाउंट के अंदर हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कैपिटल अकाउंट के अंदर आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट, किसके कॉलम में? ए के कॉलम में 80,000 रुपए। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट, लेकिन अमाउंट किसके कॉलम में लिखोगे? बी के। तो मैंने यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे मैंने कैश लिख दिया था, इसलिए मैंने ये कॉलम आपके खाली छोड़ रहे थे, ठीक है। तो ए जो है 80,000 रुपए रियलाइजेशन का लॉस कैश में लेके आया, और बी भी कितना लेके आया? 80,000 का लॉस कैश में लेके आया है, क्लियर गाइस। तो ये जो कैश बैलेंस है वो किधर चला जाएगा? क्योंकि दो जगह आएगी इसकी एंट्री, एक तो पार्टनर कैपिटल में तो हमने कर ही दिया, अब कैश अकाउंट के अंदर भी लिख दोगे। पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में आ गया तो कैश अकाउंट के किधर आ जाएगा? डेबिट में आएगा। अब ध्यान से देखो कौन कौन सा कैश कहाँ से आया है? कैपिटल अकाउंट से, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। अलग अलग लिख देंगे हम तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को यहाँ पे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्लियर। कितना है? ए का 80,000, बी का 80,000 और सी का 16,000। ए का 80,000,
बी का 80,000 और सी का 16,000 रुपीज। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब ध्यान से देखिए एक बार हम दोबारा, क्योंकि रियलाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका है तो पार्टनर्स कैपिटल को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को आप ध्यान से नोट डाउन करिए गाइस कि देखिए हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, रियलाइजेशन का लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जो रियलाइजेशन का जो लॉस था ना वो भी पार्टनर से मंगवा लिया। ठीक है, तो अब हमारा एट लास्ट में काम क्या बचता है, गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल अप्लाई करना। ठीक है, तो गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल क्या कहता है कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो डेफिशिएंसी है, जो पूंजी की जो कमी है, उसके पैसे की जो कमी है, उसको कौन लेके आएगा, उस कमी को कौन पूरा करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर कौन है, ए और बी पूरा करेंगे। किस रेशो में करेंगे, ए और बी अपने कैपिटल रेशो के अंदर करेंगे। अब ध्यान से देखिए, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है ना क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सी की डेफिशिएंसी कितनी है, सी की डेफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, कमी कितनी है। तो अगेन हम एक बार फिर से कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं, सी की कमी को देखते हैं, डेफिशिएंसी को देखते हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि इंसॉल्वेंट पार्टनर का पहले निपटारा करते हैं। ठीक है, गार्नर वर्सेस मर्रे के केस में पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर का देखेंगे, क्योंकि इंसॉल्वेंसी पे ही गार्नर वर्सेस मुर्रे का रूल बना है, तो इसलिए इंसॉल्वेंट पार्टनर का ही हम पहले कंसिडरेशन करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सी का जो है डेबिट का टोटल हमारा कितना आ रहा है, 80,000 रुपीज। क्लियर? अब क्रेडिट का टोटल हमारा कम है, तो इसका मतलब क्या है, डेबिट के टोटल में से अगर हम क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे तो हमारी बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो कमी निकल आएगी। सी की कितनी कमी है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, तो सी का डेबिट साइड का टोटल हमारा 80,000 अभी हमें कैलकुलेट किया, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 56,000 रुपीज। ठीक है, तो 80,000 में से 56,000 हमने माइनस किया तो 24,000 रुपीज आ गया। राइट, तो सी की डेफिशिएंसी कितनी आ गई, 24,000। राइट, तो जो 24,000 की जो कमी है, 24,000 की जो सी की डेफिशिएंसी है, उसको कौन पूरा करेंगे, ए और बी पूरा करेंगे, जो कि सॉल्वेंट पार्टनर है। किस रेशो में करेंगे, कैपिटल रेशो में करेंगे। अब कैपिटल रेशो आपके पास गिवन नहीं है क्वेश्चन में, कैपिटल रेशो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, हर केस में आपको कैपिटल रेशो निकालना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखिए, ए की कैपिटल कितनी थी बैलेंस शीट के अंदर, 2,40,000 रुपए। बी की कैपिटल कितनी है, 1,20,000 रुपए। तो इनका रेशो किया, 40 से 40 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, तो हमारा रेशो क्या आ गया, 2:1। तो जो 24,000 की जो डेफिशिएंसी है उसको ए और बी किस रेशो में पूरा करेंगे, कैपिटल रेशो में 2:1 में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ए कितना लेके आएगा, 24,000 में से ए लेके आएगा, इसका रेशो क्या बनता है, 2/3। तो 24,000 इंटू में 2/3 कितना आ गया, 16,000 रुपीज। बी कितना लेके आएगा, 24,000 का 1/3 हिस्सा, तो कितना आ गया हमारा, 8,000 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो कमी है उसको ए और बी लेके आएंगे। ए अमाउंट लेके आ रहा है 24,000 में से 16,000, और बी कितना लेके आ रहा है, 8,000 रुपीज। ठीक है, तो अब एंट्री क्या बनेगी, अब भार आ गया, बर्डन किस पे पड़ा, ए और बी पे पड़ा, और बर्डन कम किसका हो रहा है, सी का बर्डन कम हो रहा है, तो सी को फायदा हो रहा है यहाँ से। तो सी का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, और ए और बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया किस अमाउंट से, 16,000 की अमाउंट से। बी का कैपिटल अकाउंट किस अमाउंट से डेबिट किया, 8,000 रुपीज से। क्लियर? और सी की टोटल अमाउंट कितनी थी, 24,000 रुपीज। अब ध्यान से देखिए गाइस, ये हमारी एंट्री कौन सी है, कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसका इफेक्ट डेबिट और एक टाइम में डेबिट और क्रेडिट दोनों पे पड़ता है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट, ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो अकाउंट कैपिटल अकाउंट में जाके अकाउंट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप कैपिटल अकाउंट में लिखोगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एंट्री के अंदर ये डेबिट था, अकाउंट में आके क्रेडिट हो गया। ऐसे ही बाय बीस कैपिटल
अकाउंट। लेकिन नोट डाउन करने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो अमाउंट होगी, जो ए और बी की जो अमाउंट होगी, ये वाली जो अमाउंट है किसके कॉलम में लिखी जाएगी? सी के कॉलम में लिखी जाएगी भाई। ये कॉन्ट्रा होता है, ठीक है। ए की अमाउंट और ए और बी जो अमाउंट लेके आए वो किसके लिए लेके आए? किसकी कमी को पूरा किया? सी की कमी को पूरा किया है। तो इसलिए ये जो अमाउंट है वो सी के कॉलम में नोट डाउन की जाएगी। क्लियर? सी का कॉलम क्या है हमारा? ए कितना लेके आया है सी के नाम का? 16,000 रुपीज। और बी कितना लेके आया था? 8,000 रुपीज। ठीक है, तो ए और बी के कॉलम में आप डैश कर दीजिए। यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से एंट्री पे आ जाते हैं, जो हमने एंट्री अभी बनाई थी गार्नर वर्सेस मर्रे की। अब देखो, एंट्री के अंदर सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट दिया हुआ है, क्रेडिट में है, लेकिन अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में जाके टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से देखिए, अमाउंट किसके कॉलम में लिखा जाएगा? ए और बी के कॉलम में लिखा जाएगा, क्योंकि ए और बी ने इस कमी को पूरा किया है। ठीक है, ए ने कितना किया? 16,000 और बी ने कितना किया? 8,000 रुपीज। क्लियर? सी का डैश। यहाँ से क्लियर हो गया। गार्नर वर्सेस मर्रे का भी कंसेप्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद में कैश अकाउंट बनाया जाता है। तो अब लास्ट का हम जो बैलेंसिंग फिगर निकालना है वो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या होगा? कैश अकाउंट का होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। देखिए, इंसॉल्वेंट पार्टनर का तो काम खत्म हो गया। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल यही कहता है कि इंसॉल्वेंसी का ही केस है वो। ठीक है, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट वाला काम है बैलेंसिंग फिगर निकालना, जो कि कैश अकाउंट में जाएगा, जो हम एज यूजुअल करते आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि ए का क्रेडिट का टोटल हमारा ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? 3,20,000 रुपीज। ठीक है, और बी का भी क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है। कितना? 2 लाख रुपीज आ रहा है। और ए और बी दोनों का ही डेबिट का टोटल कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है? जो बैलेंसिंग फिगर जाएगा वो हमारा किस में जाएगा? कैश अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहले हम इंडिविजुअल करते हैं। ए की क्रेडिट के टोटल में से ए का डेबिट का टोटल आप माइनस करोगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा कितना आया? 2,24,000 रुपीज। ठीक है, बी के क्रेडिट के टोटल में से हमने बी का डेबिट का टोटल माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आया 1,12,000 रुपीज। ठीक है, सी का तो हमारा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये वाला काम खत्म हो चुका है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर कैश अकाउंट में चला जाएगा, तो इसका भी हमने टोटल कर लिया। 3,20,000 आ रहा है और ये 2 लाख। तो हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा कैश अकाउंट रहता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो कैश बैलेंस है वो किधर चला जाएगा? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। कहाँ से आया है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आया है। ठीक है, कौन कौन से पार्टनर्स कैपिटल से आया है? ए और बी से। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट लिखा आपने ए के कैपिटल में? 2,24,000। और बी का कितना लिखा? 1,12,000 रुपीज। क्लियर? अब हमारे पास सारी ट्रांजेक्शन्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, रियलाइजेशन देखिए, रियलाइजेशन भी बना लिया था, कैपिटल अकाउंट भी बना लिया है, कैश अकाउंट अब कंप्लीट करना है। अब कैश अकाउंट का कैसे करेंगे? कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हम मैच करेंगे। अगर मैच हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर मैच नहीं होगा तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टोटल करके देखते हैं। तो गाइज देखिए, कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल हमारा आ रहा है 3,40,000 रुपीज और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 3,40,000 रुपीज। तो इट्स मीन डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच कर रही है, हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है। राइट गाइज, जो नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई नहीं होता। जिस क्वेश्चन के अंदर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई नहीं होता, कैलकुलेशंस तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन
लेकिन जो डेफिशिएंसी होती है इंसॉल्वेंट पार्टनर की, जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा उसकी जो कमी है, उसकी जो डेफिशिएंसी है, उसको कौन लेके आएंगे? सॉल्वेंट पार्टनर लेके आएंगे। लेकिन किस रेशो में लेके आएंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कैपिटल रेशो में नहीं लेके आएंगे। कैपिटल रेशो में कब लेके आते हैं? जब गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे 8th क्वेश्चन के अंदर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई नहीं होता, तो यहाँ पे किस रेशो में लेके आएंगे सॉल्वेंट पार्टनर? इंसॉल्वेंसी की कमी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेके आएंगे। बस ये डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जब आप सोल्व करोगे बस 2 पॉइंट्स और आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ मेजर पार्टनर, मेजर पार्टनर कौन होते हैं? वयस्क साझेदार, जिनकी एज 18 प्लस होती है। ठीक है, 18 प्लस होती है, वो हमारे क्या होते हैं? 18 है, 18 प्लस होते हैं, वो क्या होते हैं? मेजर पार्टनर होते हैं, वयस्क साझेदार होते हैं। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो अगर कोई भी 18 प्लस पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? द पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी सेल फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है डिसोल्यूशन के टाइम पे। किसी भी मेजर पार्टनर की इंसॉल्वेंसी के लिए, इंसॉल्वेंसी के केस में अगर हम बात करें तो जब फर्म डिसॉल्व होगी तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है फर्म के लिए। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनर माइनर है, माइनर मतलब 18 से कम है, जिस पार्टनर की एज 18 साल से कम है, उस केस में हम क्या करेंगे? हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेल फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जो 18 से कम की एज का पार्टनर होगा उसको हम क्या कहते हैं? माइनर पार्टनर बोलते हैं, या हिंदी में हम कहेंगे अवयस्क साझेदार। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो फर्म कभी भी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। तो 8th क्वेश्चन आप अब खुद करेंगे, बिल्कुल इजी है। बस फर्क ये है, जो मैंने आपको बता दिया है वो मैंने आपको समझा भी दिया कि यहाँ पे गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई नहीं होगा, और जो सॉल्वेंट पार्टनर है इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को किस रेशो में पूरा करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर? तो आज के सेशन के लिए इतना ही, और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया गाइस। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।